ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में इंसाफ की मांग को लेकर 23 दिन का लंबा वक्त हो गया, लेकिन इंसाफ अभी तक नहीं मिला। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी जांच में जुटी है। इस मामले को लेकर सियासत अलग हो रही है और हर रोज प्रदर्शन हो रहे हैं। कल बीजेपी ने बंगाल बंद की अपील की, महिला मोर्चा ने इसकी कमान संभाली, तो आज टीएमसी का हर ब्लॉक में धरना प्रदर्शन हो रहा है। इंसाफ की आग में बंगाल जल रहा है। आलम यह है कि एक दिन बीजेपी प्रदर्शन करती है, दूसरे दिन टीएमसी उसके विरोध में प्रदर्शन करती है और इस प्रदर्शन में ये दोनों पार्टी रोटियां ना सेक ले तो फिर कांग्रेस और लेफ्ट भी प्रदर्शन करने लगती है। राजनीति का अखाड़ा बन चुका पश्चिम बंगाल। वार पलटवार से त्राहिमाम हो चुके पश्चिम बंगाल की बेटी को इंसाफ कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल बनते जा रहा है। इंसाफ की बात तो हर कोई कर रहा है, लेकिन आखिरकार इंसाफ कौन मांग रहा है और कौन रास्ते का रोड़ा बन रहा है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। 27 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के कथित रेप और हत्या के विरोध में राज्य सचिवालय तक आयोजित रैली के आयोजकों में से एक सायन लाहिड़ी को शुक्रवार को हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। पश्चिम बंगाल छात्र समाज के नेता सायन लाहिड़ी को 27 अगस्त को आंदोलन का नेतृत्व करने में एवं आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के चलते गिरफ्तार किया गया था। पश्चिम बंगाल छात्र समाज उन दो संगठनों में से एक है जिसने नवन अभियान का आह्वान किया था। पुलिस ने आरोप ये लगाए थे कि जब ये आंदोलन हुआ इसमें सार्वजनिक और प्राइवेट लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था, साथ ही पुलिस कर्मियों पर भी हमला किया गया था। नमन्ना अभियान के तहत 200 छात्रों को गिरफ्तार किया गया था, तो उस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजा और पूछा कि 27 अगस्त को जो लाठीचार्ज हुआ वो क्यों हुआ। दिल्ली से नोटिस पश्चिम बंगाल आ रहा है तो पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी चिट्ठी पर चिट्ठी भेज रही हैं। शुक्रवार को एक बार फिर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भेजी। इससे पहले 22 अगस्त को भी ममता बनर्जी ने मोदी को चिट्ठी भेजी थी। इस चिट्ठी में ममता बनर्जी ने पीएम से कहा था, उन्होंने महिला अपराध पर सख्त कानून की मांग को लेकर एक लेटर पहले भी लिखा था, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी उन्हें लेटर का कोई जवाब नहीं मिला। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन महिला और बाल विकास मंत्रालय का लेटर मिला है, जिससे यह पता चलता है कि मामले की गंभीरता को समझा नहीं जा रहा है। ममता बनर्जी ने आगे लिखा कि फिर से सख्त कानून बनाने की वो अपील करती हैं और उन्हें उम्मीद है कि समाज के हित में उनकी बात पर ध्यान दिया जाएगा। ममता बनर्जी ये लेटर तब लिख रही हैं जब उन्हें उनके 22 अगस्त के लेटर का रिप्लाई 25 अगस्त को मिल चुका है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ममता बनर्जी को पत्र के जरिए बता दिया था कि 1 जुलाई से लागू भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं के खिलाफ अपराध के विरुद्ध कड़े प्रावधान किए गए हैं। फास्टैग स्पेशल कोर्ट के मुद्दे पर ममता सरकार को पत्र के जरिए बताया गया कि पॉक्सो के मामलों को जल्दी निपटाने के लिए अक्टूबर 2019 में एक योजना शुरू की गई थी। देश भर में 30 जून 2024 से 752 फास्टैग कोर्ट काम कर रही हैं। पश्चिम बंगाल को इस योजना के तहत 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट आवंटित हुई थी, जिनमें 20 पॉक्सो कोर्ट भी थी, लेकिन जून 2023 के मध्य तक इनमें से एक भी कोर्ट पश्चिम बंगाल में चालू नहीं हुई। बाद में रिवाइज लक्ष्यों के तहत पश्चिम बंगाल को 17 फास्ट ट्रैक कोर्ट आवंटित हुई, जिनमें 30 जून को केवल 6 पॉक्सो कोर्ट काम कर रही हैं। ये तब है जब पश्चिम बंगाल में बलात्कार और पॉक्सो के 48,600 मामले लंबित हैं और राज्य सरकार ने बची 11 फास्ट ट्रैक कोर्ट चालू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। मतलब साफ है कि ममता बनर्जी को यह एहसास हो गया है कि उनकी कुर्सी खतरे में है
और वो पीएम को चिट्ठियां लिखकर अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में हैं। चिट्ठियां लिखने का सीधा मकसद यही है कि पूरे मामले में पीएम को लाकर राजनीति की जाए, जिससे कोलकाता केस से ध्यान भटक जाए। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ममता बनर्जी के इस रवैये पर कटाक्ष करते हुए अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि ममता बनर्जी झूठी हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने 25 अगस्त 2024 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को जवाब दिया। अपने पत्र में बिंदु 4 में उन्होंने विशेष रूप से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बलात्कार और पॉक्सो से संबंधित मामलों को संबोधित करने के लिए एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित नहीं करने का उल्लेख किया है। बेचैनी की वजह यह भी है कि 3 दिन पहले देश की राष्ट्रपति ने कोलकाता कांड पर भयभीत और परेशान होने की बात कह दी। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस एक सप्ताह में दूसरी बार दिल्ली आ चुके हैं और गृह मंत्री अमित शाह से मिल चुके हैं। खबर है कि राज्यपाल ने गृह मंत्री से मुलाकात में बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर पर रिपोर्ट दी है, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के एक्शन के बारे में बताया है, प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेताओं पर हुए हमले की जानकारी दी है। राज्यपाल ने गृह मंत्री को बताया है कि पीड़ित परिवार क्या चाहता है और उनकी क्या मांग है। ममता बनर्जी की बंगाल पर कम और दिल्ली पर ज्यादा नजर है। ममता बनर्जी को अंदर ही अंदर बंगाल से विदाई का खौफ सताने लगा है। यह खौफ ही था जो ममता बनर्जी ने बयान दिया कि बंगाल जलेगा तो असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली भी जलेगा। ममता के इस बयान के बाद सियासत और गर्मा गई। बीजेपी ने ममता के इस बयान पर चुप्पी के लिए पूरे इंडी गठबंधन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया और बिहार में तो ममता बनर्जी के इस बयान के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कर ली गई। चिराग पासवान ने भी ममता के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कह दिया कि इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है एक सीएम के लिए कि वो अपने राज्य के हालात को काबू नहीं कर पा रहे। सुश्री ममता बनर्जी ने जिस तरह से बंगाल के आम जनों को, छात्रों को जिस तरह से धमकाने का काम किया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि यह आग जो है वो असम, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट होते हुए दिल्ली तक चली जाएगी और जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उनको धमकाया गया कि आपका पासपोर्ट और वीजा नहीं बनेगा। एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई मुख्यमंत्री की इस भाषा पर जिस तरह की चुप्पी संविधान लहराने वाले राहुल गांधी साधे हुए हैं, जिस तरह से उन ममता बनर्जी को अखिलेश यादव समर्थन देते हैं, जिस तरह से ऐसी अराजकता की धमकी देने वाली मुख्यमंत्री के समर्थन में तेजस्वी यादव खड़े होते हैं, इससे इंडी अलायंस इस देश में किस तरह से आग लगाने का इरादा रखता है। याद रहे, श्रीमान राहुल गांधी पहले ही इस देश में आग लगाने की धमकी दे चुके हैं। एक मुख्यमंत्री जो अपना राज्य नहीं संभाल पा रही हैं, और देखिए मैं कोई दोषारोपण नहीं करना चाहता, ये घटना इस तरीके की महिलाओं के साथ अगर किसी भी राज्य में होती है तो वो उतनी ही शर्मनाक है, उतनी ही चिंताजनक है। पर ऐसे में एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद आपका राज्य आज जिस तरीके से डर दहशत के साए में है, वहाँ पर जिस तरीके से एक महिला के साथ जितना निंदनीय, उस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। इस तरीके की घटना घटती है और आप क्या कर रही हैं बदले में? आप दोषारोपण कर रही हैं। पश्चिम बंगाल के हालात पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि लगातार 22 दिन से डॉक्टर अपना आंदोलन चला रहे हैं। वो पीछे हटने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। उनको लगातार डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो अपना आंदोलन इसलिए नहीं खत्म करना चाहते हैं क्योंकि उनको राज्य सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। और अब डॉक्टरों ने अपना आंदोलन जो है उसे तेज करने की तैयारी कर ली है और अब आंदोलन का जो है दूसरा पार्ट बहुत जल्द जो है शुरू किया जाएगा। 2 सितंबर को पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की ओर से लाल बाजार तक का मार्च बुलाया गया है। कोलकाता पुलिस के मुख्यालय लाल बाजार तक राज्य के तमाम डॉक्टर्स मार्च निकालेंगे और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग भी करेंगे और आगे आंदोलन को और भी तेज करने के लिए डॉक्टर्स पेन डाउन करने का भी विचार कर रहे हैं।
हालात बेकाबू होते देख ममता सरकार 2 सितंबर से विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कोलकाता में डॉक्टर से रेपकांड मामले में पोस्टमार्टम में देरी को लेकर पुलिस ने सीबीआई को वजह बताई है, जिससे जुड़े दस्तावेज टाइम्स नाउ नवभारत के पास है। ये देखिए, लेटर में पहले पेज पर बाकायदा सबसे ऊपर लिखा है आरजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता। उसके बाद लिखा है थ्रू प्रॉपर चैनल। एक मुहर भी लगी है कागज पर, आरजीकर पुलिस आउटपोस्ट कोलकाता, पीएम नंबर 1584 और तारीख है 9/8/2024। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने सीबीआई को बताया कि पीड़ित की हत्या के बाद मेडिकल छात्र सेमिनार हॉल के बगल में कॉरिडोर में जमा हो गए थे और नारेबाजी कर रहे थे। खबरों की माने तो वहां छात्रों के 2 गुट थे। एक गुट आरजीकर कॉलेज में पीड़िता के पोस्टमार्टम की मांग कर रहा था, दूसरा गुट कॉलेज के बाहर किसी दूसरे अस्पताल में पोस्टमार्टम किए जाने की मांग पर अड़ा था। फिर परिवार से बातचीत करने के बाद डॉक्टर आरजीकर मेडिकल अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने को तैयार हुए, लेकिन इसमें उन्होंने 5 मांगे रखी। पोस्टमार्टम के लिए पहली मांग थी कि पोस्टमार्टम आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने होगा। दूसरी मांग थी कि पूरे पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। तीसरी मांग थी कि पोस्टमार्टम में प्रॉपर सर्जन होंगे, जिसमें 2 महिला सर्जन भी होंगी। चौथी मांग थी कि मामले की जुडिशियल जांच तुरंत शुरू हो, जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर भी साथ रहें। और 5वीं मांग थी पोस्टमार्टम के दौरान 4 पीजी महिला डॉक्टर भी मौजूद रहेंगी। पुलिस के मुताबिक छात्रों की सभी मांगे मान ली गईं, लेकिन इन सब में काफी देर हो चुकी थी। मांगे मानने के लिए अस्पताल के डॉक्टरों ने पीड़िता का डेथ सर्टिफिकेट जारी किया और फिर मांगे मानने के बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने पीड़िता का डेथ सर्टिफिकेट जारी किया और फिर पीड़िता का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद 5 मेडिकल छात्राओं ने लिख कर दिया कि वो पोस्टमार्टम से संतुष्ट हैं। फिलहाल सीबीआई पुलिस के इन दावों की जांच कर रही है। It basically is of a time when the inquest process was over. As you can see that the lady doctor is leaving this particular place. So at no point in time could anybody enter in this particular area who was not authorized, or nobody entered who was not associated with the investigation process. क्योंकि एक दिन पहले 2 तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर के शव के आसपास भीड़ दिखाई दे रही थी और ये कहा जा रहा था कि डॉक्टर बिटिया के पोस्टमार्टम में सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा गया। हालांकि जब मीडिया में इन तस्वीरों पर सवाल उठने लगे तो पश्चिम बंगाल पुलिस ने इस पर सफाई भी दी और बताया कि ये भीड़ जांच प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद जुटी थी और सभी लोग जांच प्रक्रिया से जुड़े हुए थे। तस्वीर पर तो सफाई आ गई, लेकिन गुमराह करने वाले उस फोन कॉल पर क्या जवाब होगा, जिसमें बीते 2 दिनों से ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है। इस क्लिप के आने के बाद यह साफ हो गया कि एक सिस्टम था जो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कुछ छिपाने की लगातार कोशिश कर रहा था। 9 अगस्त के दिन आरजीकर अस्पताल की तरफ से पीड़िता के माता पिता को 3 कॉल किए गए। उस वक्त अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने पीड़िता के माता पिता से जो बात की, पहले उस कॉल को सुनिए। হ্যাঁ বলুন। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ বলছি। হ্যাঁ বলুন বলুন। কি হয়েছে কি সেটা বলো না একটু। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ, আপনি যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। কি হয়েছে না সেটা বলো না। ওটা তো ডাক্তার বলবে, আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন। আপনি কে বলছেন বলুন তো? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আমি ডাক্তার বলছি না। ডাক্তার নেই হবে কেউ? আমি সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। হ্যালো, হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। আপনার মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি, আপনারা আসুন, এসে যোগাযোগ করুন। ও কি হয়েছিল কি? ও তো ডিউটিতে ছিল। আপনারা জলদি চলে আসুন, যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন। अस्पताल की तरफ से की गई पहली कॉल में माता पिता को बताया गया कि उनकी बेटी बीमार है, जल्दी आ जाइए। पहले कॉल में तो मान लिया जाएगा कि माता पिता को शॉक न लगे, इसीलिए बीमार बताया गया। लेकिन पहले कॉल में डॉक्टर को बीमार बताने के बाद
दूसरे कॉल में माता पिता से क्यों कहा गया कि बेटी ने सुसाइड कर लिया है। হ্যালো হ্যাঁ, অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ শুনুন, আপনাকে তখন বারবার বলছিলাম, ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার উনি সুসাইড করেছেন হয়তো, বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছে, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি, আপনারা যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। আমরা আসছি এক্ষুনি আসছি। হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়ি চলে আসুন। आप सोचिए उस माता पिता पर क्या बीती होगी। वो बार बार यही सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि उनकी बेटी ने अपनी जान दे दी। अब सुनिए तीसरी कॉल। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। আমি আজিকর বলছিলাম। হ্যাঁ, আচ্ছা বলুন। আচ্ছা আপনারা আসছেন তো? হ্যাঁ একদম আসছি। কেমন আসুন। আছে শরীর? আপনারা আসুন, আসলে কথা হবে। আসুন আজিকর হসপিটালে আসুন, আমাদের এই চেস্ট ডিপার্টমেন্টের এইচওডি স্যারের কাছে আসুন। टीएमसी सवाल उठा रही है कि ऑडियो क्लिप कितनी सही है या नहीं, इसका पता तो सीबीआई लगा लेगी। लेकिन जो पीड़ित के माता पिता कह रहे हैं, क्या उसे झुटलाया जा सकता है? संदीप घोष से सीबीआई लगातार 14 दिन से पूछताछ कर रही है। अभी तक उसके 140 घंटे से भी ज्यादा समय तक पूछताछ की जा चुकी है। कोलकाता रेप मर्डर केस में 10 लोगों के सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट करा चुकी है। आरोपी, गवाहों और दूसरे तमाम लोगों समेत कुल 47 किरदार हैं, लेकिन सीबीआई जल्दबाजी में किसी नतीजे तक नहीं पहुंचना चाह रही। लेकिन सवाल है कितना और वक्त लगेगा सच्चाई तक पहुंचने में। इस मामले को लेकर हर किसी का धैर्य जवाब दे रहा है। हर कोई मांग कर रहा है कि अब बड़े बदलाव की जरूरत है। देश भर में जिस तरीके से महिलाओं पर, बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, समाज की सोच को बदलने का समय आ चुका है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी इस बात का जिक्र किया। किस तरीके से देखती हैं कि इस तरीके से यदि चलता रहा तो भविष्य में किस तरीके का भारत होगा, उसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज देश में ऐसी घटनाएं और दुर्घटनाएं हो रही हैं जहां महिलाओं के साथ प्रताड़ना का विषय आ रहा है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का विषय आ रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार का विषय आ रहा है, और इतना ही नहीं, हत्याओं के साथ इस तरह के जो घटनाएं घट रही हैं, इसके लिए पूरा देश शर्मिंदा है। जहां हम 21वीं सदी की बात करते हैं और अमृतकाल की बात कर रहे हैं, वहां हमारे देश में ऐसी घटनाएं घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। कठोर कानून बने, समाज जागरूक हो, सभी युवा, सभी हमारे समाज के प्रत्येक वर्ग जागरूक होके अपने बहनों को, अपने परिवार की बेटियों को और अपने समाज में लड़कियों को सुरक्षित रखने का संकल्प ले और इस संकल्प के साथ आगे बढ़े। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं नशा सबसे महत्वपूर्ण कारण ऐसे घटनाओं के पीछे बन रहा है। तो नशे से मुक्त समाज हो, युवाओं को सही दिशा मिले। सियासत अपनी जगह है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन इस बात का ख्याल हर किसी को रखना होगा कि आरोप प्रत्यारोपों की इस भीड़ में एक बेटी नहीं, देश की लाखों बेटियां इंतजार कर रही हैं और उम्मीद कर रही हैं कि दरिंदों को उसके किए की सजा मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।